हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम पी एस 003 का चैप्टर 13 को पढ़ेंगे। एम पी एस 003 बुक का नाम हमारी भारत लोकतंत्र एवं विकास और चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13 का नाम राजनीतिक दल एवं राजनीतिक सहभागिता। हम इसमें राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी राजनीति में क्या सहभागिता है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका इंग्लिश में नाम हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इसको शुरू कर देते हैं। इसकी भूमिका, दलों का विकास, दलों के बारे में। तो इस अध्याय में हम भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे दल काम करते हैं और उनकी राजनीति में भागीदारी किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक दृश्य को आकार देते हैं किस तरीके से ये पार्टियां और लोकतांत्रिक शासन में मदद करती हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका देख लेते हैं। इसके 5 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र में कार्य में महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी कई भूमिका होती है, जैसे प्रतिनिधित्व करना, नीति निर्माण करना, राजनीतिक जागरूकता फैलाना। प्रतिनिधि में आ जाते हैं राजनीतिक दल समाज के किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि किसानों का, मजदूरों का, व्यवसायियों का, महिलाओं का, युवाओं का, अल्पसंख्यकों की आवाज बनते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाया। आज के समय में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए विभिन्न दल आवाज उठाते रहते हैं। नीति निर्माण, राजनीतिक दल अपनी वैचारिक दृष्टिकोण और जनता की आवश्यकताओं के आधार पर नीति और कार्यक्रमों को बनाते हैं। जैसे नेहरू जी ने समाजवादी नीतियां, इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ योजना और हाल ही में मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान इसके उदाहरण हैं। ये नीतियां देश की दिशा और विकास को प्रभावित करती हैं और उनकी एक खुद की एक वैचारिक दृष्टिकोण होता है उन नेताओं का। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक दल मतदाताओं को जागरूक करते हैं। चुनावी अभियानों के दौरान वे अपने घोषणा पत्र और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। वे राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहन यानी उसको बढ़ाते हैं और लोगों को अपने मताधिकार का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए हाल के चुनाव में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे अधिक से अधिक लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। शासन और जवाबदेही, राजनीतिक दल सरकार बनाने और उसे जिम्मेदार ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संसद में बहस करते रहते हैं, नीतियों की आलोचना करते रहते हैं और सरकार के कार्यों को निगरानी रखते रहते हैं। जैसे कि विपक्षी दल सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं और सुधार के लिए दबाव डालते हैं। उदाहरण के लिए संसद में विपक्ष के सवालों और बहसों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है कि भाई इसका ये आपने वादा किया था, इसका क्या हुआ, आपने ये वादा किया था, इसका क्या हुआ। तो ये सब चीज पूछे जाती हैं विपक्षी दलों द्वारा संसद के अंदर। और कोई नियम कानून अगर कोई सेंट्रल सरकार पास करती है तो विपक्ष दल उसका आलोचना करते हैं अगर वो अच्छा कानून नहीं है तो। क्या आप इसको एक्सप्लेन कीजिए इस कानून को कि किस तरीके से बेनिफिट करेगा ये इन लोगों को जिनके लिए आपने बनाया। अब देख लेते हैं किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं उनका विकास किस तरह हुआ भारत में। भारतीय राजनीतिक दलों का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। इसको मैंने कई चरणों में बांटा है अपनी किताब में। जिस तरीके से था, स्वतंत्रता पूर्व युग 1885 और 1947 यानी आज़ादी से पहले भारतीय राजनीतिक दलों का विकास औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना थी। अब इसको अपने कांग्रेस की स्थापना क्यों, ये क्वेश्चन आता है कई बार एमसीक्यूज में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये याद हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को संगठित रूप मिला। कांग्रेस ने देश के विभिन्न हिस्सों में जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इसके महत्वपूर्ण नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। इस समय कांग्रेस न केवल एक राजनीतिक दल थी बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन भी थी, जिसने विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों के लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने में प्रेरित किया। फिर देख लेते हैं आज़ादी के बाद 1947 से 1980 तक 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश की राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभुत्व कायम रखा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश के विकास और समाजवादी नीतियों को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाए। इस दौरान भूमि सुधार, औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजनाओं जैसे नीतिगत प्रयास किए गए।
हालांकि 1960 के दशक में अंत तक 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन 1975-77 में आपातकालीन के दौरान सरकार की सख्त नीतियों और नागरिकों के अधिकारों के हनन के कारण कांग्रेस की छवि को धक्का पहुंचा। इसके बाद जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला और 1977 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कांग्रेस हारी। फिर गठबंधन राजनीति देख लेते हैं। 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस ने फिर से सत्ता वापसी की, लेकिन क्षेत्रीय दलों का उदय शुरू हो गया। छोटी छोटी पार्टियां जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे वे उनका उदय होने लगा, वे उभर कर आने लगे और मेन पार्टी के सामने खड़े होने लगे। 1990 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बीजेपी जब तक एक क्षेत्रीय दल था, छोटी मोटी पार्टी थी। 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1996 में भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली स्थायी गठबंधन सरकार एनडीए बनी। यह गठबंधन सरकारों का युग था, जहां कई छोटे छोटे दल मिलकर सरकार बनाते, जैसे कि अब की बार एनडीए सरकार बनी और दूसरी तरफ से कांग्रेस वालों ने इंडिया नाम के कई पार्टियों से मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई थी, लड़े थे इलेक्शन में अब की बारी। यह गठबंधन सरकारों का युग था, जहां कई छोटे छोटे दल मिलकर सरकार बनाते थे। इस दौर में राजनीतिक स्थिरता और नीति निर्धारण के लिए विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाना आवश्यक हो गया था। अब 21वीं सदी में पहले दशक में यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत कांग्रेस ने फिर से सत्ता में वापसी की। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुखता हासिल की और गठबंधन के साथ सत्ता में रही। यह दौर भारतीय राजनीति में बहुलतावाद और गठबंधन की राजनीति को प्रतिबिंबित करता है, जहां विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूह के हितों को समाहित करने की कोशिश की जाती है। आपने उस 2014 के बाद तक तो देख ही लिया, बीजेपी मोदी जी की सरकार है। फिर देख लेते राजनीतिक दलों के प्रकार। इसमें एक तो राष्ट्रीय राजनीति होती है, बड़ी पार्टियां, फिर एक होती है क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दल होते हैं जो, और फिर इनके तालमेल होता है एक लास्ट। भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आती है। इनके कुछ कार्य। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। 2014 और 2019 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियों को शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। फिर आईएनसी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, वर्तमान में विपक्ष में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसके प्रमुख नेता हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कई नीतियों की आलोचना की और जनता के मुद्दों को उठाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, न्याय योजना और सीए और एनआरसी का विरोध किया। न्याय योजना, कांग्रेस ने 2019 में चुनाव में न्याय योजना, न्यूनतम आय गारंटी योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य गरीबी परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और सीए का विरोध किया था, संशोधन अधिनियम का। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई, असंवैधानिक था, उसको असंवैधानिक माना इन्होंने। क्षेत्रीय राजनीति, जिसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, इसमें आती हैं तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। ममता बनर्जी इसके नेता हैं और वे राज्य की मुख्यमंत्री हैं। हाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भाजपा की चुनौती दी है और सत्ता में वापसी की है। कन्याश्री प्रकल्प, यह योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है और दुआरे सरकार, यह योजना सरकार की सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसमें जनता को अपने मुद्दों और शिकायतों का समाधान कर। आम आदमी पार्टी दिल्ली की, आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। अरविंद केजरीवाल इसके प्रमुख नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुफ्त बिजली और पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक, ये इन्होंने कार्य किए हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं और मुद्दे, जैसे किसान आंदोलन 2020-21, सीए एनआरसी विरोध 2019-20,
और कोविड-19 महामारी वैक्सीन अभियान, संविधान संशोधन और जम्मू कश्मीर का विशेष 370 हटा। ये कुछ पर महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी लेने से। राजनीतिक भागीदारी किसी लोकतंत्र की सेहत और मुख्य सूचक है। इसमें शामिल राजनीतिक भागीदारी किसी भी लोकतंत्र की सेहत और स्थायित्व का मुख्य सूचक है। यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और उनका सक्रिय रूप से पालन करे। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न रूप और उनके महत्व को समझना आवश्यक है। इसमें आपको यही है, मतदान देना, फिर चुनावी प्रचार, इसको मैंने पॉइंट्स में बांट दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से। मतदान जैसे लोकप्रिय सबसे सामान्य महत्वपूर्ण रूप है वह तरीका है जिसमें मतदान नागरिक अपनी सरकार चुनते हैं और नीतिगत फैसलों को प्रभावित करते हैं। भारत में मतदान का महत्व निम्नलिखित तरीकों से देखा जा सकता है, जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, उच्च मतदान दर। उदाहरण 2019 के आम चुनाव में भारत में लगभग 67% मतदाता मतदान करने आए, जो एक रिकॉर्ड था। यह दिखाता है कि नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी प्रचार, इलेक्शन कैंपेन, ये भागीदारी, सदस्यता, मेंबरशिप, प्रदर्शन और आंदोलन भागीदारी, प्रतिनिधियों के साथ सहभागिता। और राजनीतिक भागीदारी की चुनौतियां, किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिससे भागीदारी नहीं कर पा रहे। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी के महत्व समझते हुए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उन चुनौतियों को पहचानें जो सक्रिय और प्रभावी भागीदारी में बाधित करती हैं। ये चुनौतियां विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होती हैं। देख लीजिए इन चुनौतियों को। सामाजिक और आर्थिक बाधाएं, उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग चुनावी प्रक्रिया, मतदान और राजनीतिक दलों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे वे सही उम्मीदवार को चुनने में कठिनाई महसूस होते हैं। इसका अशिक्षा एक कारण है। गरीबी, चुनाव के समय गरीब लोग अक्सर चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाते हैं और कभी कभी तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। इनका सभी का मैंने एक उदाहरण दिया हुआ, फिर इनको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। गरीबी के बाद हमारा है सामाजिक असमानताएं, लिंग, दलित, आदिवासी लोग, लिंग असमानताएं, महिलाओं की सीमित भागीदारी, प्रभावशाली भूमिका में कमी, कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा अच्छी तरह, महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दर कम है, संसद और राज्य विधानसभा महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, युवा की सहभागिता, भारत में युवा आबादी की संख्या तो बहुत है पर राजनीति में खड़े होने वाले बहुत कम है और उनका मौका बहुत कम मिलता है। उनको सिर्फ ग्रंट वर्क करने में तो यूज कर लेते हैं मेन नेता, और उनको कभी भी मौका नहीं देते कि मेन पार्ट सीट पर बैठाएं, उनको मेन चेहरा रखें उनका। हार जाएंगे तो उनको रख देंगे आगे, पर जीत जाएंगे तो अपने आप को ही रखते हैं। राजनीतिक शिक्षा का अभाव, यानी पॉलिटिकल स्कूल और कॉलेजों में राजनीतिक शिक्षा का अभाव भी है। महत्वपूर्ण का युवाओं की राजनीतिक प्रक्रिया और उनके अधिकारों को कर्तव्यों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार तो है ही अपनी पॉलिटिक में। चुनावों के दौरान पैसे, शराब और अन्य लालच का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया खराब होती है। आजकल ये भी चीज नहीं होगी तो अंदर के लोग अपने इलेक्शन की सैनिटी को खराब करते हैं। अपराधीकरण, संसद और विधानसभा में कई सदस्य ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, फिर भी वे इलेक्शन में खड़े हैं और उनको सीटें भी मिल जाती हैं। राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के उपाय, किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं? बस जो उनमें चुनौतियां थी उनको ठीक करना है हमें, और हम उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे शिक्षा और जागरूकता फैलाना, इन सब के मैंने उदाहरण दिए हैं। राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में जागरूकता का अभियान चलाना, निर्वाचन में सुधार करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी, भ्रष्टाचार को कम करना, पारदर्शिता को बढ़ाना। उसके बाद विविधता और प्रोत्साहन, इनकरेजिंग डाइवर्सिटी, राजनीतिक प्रक्रिया महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले जो कम लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको सभी का मौका मिलना चाहिए।
युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम फ्रॉम यूथ, युवा संसद कार्यक्रम स्कूल और कॉलेजों में युवा संसद डिबेट वगैरह खुले तौर पर और ज़्यादा करवानी चाहिए। संसद कार्यक्रम आयोजित करके युवाओं को राजनीतिक और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में सिखाया जा सकता है। उदाहरण, दिल्ली विश्वविद्यालय में नियमित रूप से युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां छात्र संसदीय बहसों में भाग लेते हैं और राजनीतिक की बारीकियों को समझते हैं। ऐसे और खुल के करने चाहिए और सभी कॉलेजों में करने चाहिए। युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, युवाओं के नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS द्वारा चलाए गए विभिन्न नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनके माध्यम से युवाओं की स्थानीय प्रशासन और विकास परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक सुधार, गरीबी का उन्मूलन करना, शिक्षा स्वास्थ्य का सुधार करना, बस ये इसमें है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक भागीदारी भारत के लोकतंत्र के कार्य में मौलिक है, यानी बहुत अहम है। उनकी भूमिका, चुनौतियां और भागीदारी बढ़ाने के तरीकों को समझकर नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने में योगदान कर सकते हैं। हमारे पास एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जहां राजनीतिक दल और राजनीतिक भागीदारी महज सजावटी फूलों से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह चुनावी वादे सपनों के महलों की तरह होते हैं, इतने खूबसूरत और इतने अनिश्चित कि किसी को भी वास्तविकता में उन्हें पूरा होने की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि वादे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं, बस झूठे वादे। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार की छाया में पनपते हैं और अपराधीकरण का मिठास की स्वाद चखते रहते हैं। चुनाव में हर वोट कीमती होती है और हर वोट की कीमत होती है, खासकर जब उस शराब की बोतल या नकदी के बंडल में खरीदा जा सकता है। महिलाओं और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, ओह, वह तो बस टीवी और बहसों और चुनावी घोषणा पत्रों तक ही सीमित है। सिर्फ उनको इनमें यहीं तक ही रखा जाता है। वास्तविकता राजनीति में उनका कोई काम नहीं है। राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा का स्तर ऐसा है कि जनता अपने भ्रष्ट अधिकारों और कर्तव्यों को जानने के बजाय नेता की जाति और धर्म पर ध्यान देती है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको वोट देनी चाहिए, यानी बस, और कुछ नहीं देखते उसने काम क्या किया क्या नहीं किया। और भ्रष्टाचार, वाह, वह तो हमारी राजनीतिक संस्कृति का एक विभाजनशाली, यानी बिल्कुल, ये तो अलग ही नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार तो हिस्सा बन चुका है जो चुनावी प्रचार में पैसे और लालच के रूप में प्रकट होता रहता है। इस चैप्टर में इतना ही है, 2 लाइनों ने ये और पढ़ लेते हैं। हमें बस यह मान लेना चाहिए कि हमारे राजनेता वही करेंगे जो उनके दिल में है, और जनता वह चुनाव के दिन बस एक उंगली उठाकर अपने कर्तव्य का पालन कर लेती है। यही है हमारी राजनीतिक भागीदारी की सुनहरा भविष्य। अब आप देख लीजिए, तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना और पोषित करना, उसको विकसित रखना, शायद यह महज एक अच्छा मजाक है जिसे हम हर 5 साल में चुनाव के नाम पर दोहराते हैं। आखिरकार लोकतंत्र का असली मजा तो इसमें है कि हम बस उम्मीद करें और सपने देखें बिना किसी ठोस परिणाम की परवाह किए। चैप्टर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आप चैप्टर की इसको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे के चैप्टरों के लिए, और कमेंट करके बताना, किसी फीडबैक देना मुझे कि क्या और इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, या क्या चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए इसमें और। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।